Good morning everyone. Our school is starting online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 6 part 2 No Men Are Foreign, and this poem has been written by James Kirkup. So let's start. अब है ना, इस पोएम में बताया गया है, जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया है, कोई भी इंडियंस हो या कोई फॉरेनर हो, अब हम उनमें भेदभाव करते हैं कि इंडियंस अलग होते हैं और जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि पोएट ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंसान तो इंसान ही रहते हैं। अब हम सोचते हैं कि उनकी वेशभूषा अलग है, ड्रेसअप अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो वो फॉरेनर्स हो जाते हैं, अदर कंट्री के हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपन देखते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathe, like our the land our brothers walk upon, in earth like this, in which we all shall lie. अब इसमें पोएट ने बताया है कि कोई भी मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है, यानी कि अननोन नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है। नो कंट्री फॉरेन, और जितनी भी कंट्री हैं वो कोई भी कंट्री फॉरेन यानी कि विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, क्योंकि उन्होंने बताया है कि एक आर्मी यूनिफॉर्म के अंडर में अपन क्या करते हैं, कोई भी इंसान हो, इंडियन हो या कोई अदर कंट्री का हो, हर व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है। लाइक द लैंड अवर ब्रदर वॉक अपॉन, और जो हमारी अर्थ रहती है पृथ्वी, उस पर हम भी चलते हैं और जो दूसरी कंट्रीज के पीपल हैं वो भी चलते हैं। इन विच वी आर सेल लाई, और जब हम मर जाते हैं तो सारी ग्रेव यानी कि जो होता है वो हम एक ही कब्रिस्तान में होते हैं, एक ही हिसाब से रहते हैं, तो कोई भी इंसान क्या होता है, अलग अलग नहीं है। They too aware the sun and the air, the water, they fed by peaceful harvest, by bards long winter star. Their hands are ours, and in their lines we read, a labor not different from on our own. अब ऐसे ही उन्होंने बताया है कि फॉरेनर्स के लिए उन्होंने बताया है कि वो भी पानी पीते हैं, वो भी हवा लेते हैं और वो भी सूरज की रोशनी लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं। अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वो भी हवा ले रहे हैं, हम भी हवा ले रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हार्वेस्ट होती है, खेती होती है, तो हम खाना खा रहे हैं, वैसे ही वहाँ पर वो हार्वेस्ट करते हैं तो वो भी खाना खा रहे हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई वॉर हुई, जैसे लड़ाई झगड़ा हुआ और भूख हड़ताल हो गई या फिर हमारे पास खाना नहीं है, तो वो भी सफ़र करते हैं और हम भी सफ़र करते हैं। ऐसे क्या होता है, हमारे हाथों में जो लकीरें होती हैं तो वो लकीरें हमारे हाथों में हैं और वही लकीरें उनके हाथों में भी हैं। जैसे हमारे यहाँ लेबर काम कर रही है तो वैसे वहाँ भी लेबर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर इन चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं और जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोग भी वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड द स्ट्रेंथ दैट बी कैन बी वॉन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अब उन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पास आइज़ हैं वैसे उनके पास भी आँखें हैं, जिसमें हम उठ सकते हैं, सो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जैसे हमारे पास पावर है, सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको किसके द्वारा जी सकते हैं, प्रेम के द्वारा ही जी सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इस पृथ्वी पर जैसे हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं ना, वैसे ही जो अदर कंट्रीज़ के पीपल हैं वो भी वैसे ही जी रहे हैं। बस ज़रूरत क्या है, हमें उन्हें पहचानने की और उन चीज़ों को समझने की। जैसे कि अपन भेदभाव करते हैं ना कि इंडियंस अलग होते हैं, अदर कंट्रीज़ के पीपल अलग होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम उनको समझें। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, और दोनों चीज़ें क्या हैं, एक जैसी हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम ही कहें कि दूसरी कंट्री के जो हमारे ब्रदर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे हेट करो, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद को ही हेट कर रहे हैं, हम खुद की ही निंदा कर रहे हैं, खुद को ही हरा रहे हैं और उन लोगों से वो चीज़ें छीन रहे हैं। यानी कि जैसा हम उनके साथ बिहेव करेंगे तो कुल मिलाकर वो बिहेव हमारे साथ ही होगा। लास्ट स्टेंजा में पोएट ने कहा है, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज इन द इनोसेंस। अब उन्होंने कहा है कि याद रखना, जैसे कभी वॉर होता है और हम एक दूसरे पर बंदूकें चलाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो ही पॉल्यूट होती है, वहाँ की जो एयर है वही वो पॉल्यूट होगी, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ों में सर्वाइव करना पड़ेगा। और जो हम उन लोगों पर गुस्सा बताएंगे
So of air is everywhere are on. Remember no man are foreign and no country stand. तो उन्होंने कहा है जो एयर पॉल्यूशन होगा वो हमारे लैंड पर भी होगा और जो फॉरेन कंट्री है वहाँ भी होगा। तो उन्होंने वही कहा है कि हम उस कंट्री को जो फॉरेन मान रहे हैं तो वो कुल मिलाकर कोई फॉरेन कंट्री नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान होता है वो अननोन नहीं है और कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है। तो इस पोएम के माध्यम से जो हमारे पोएट हैं जेम्स, उन्होंने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या होती है एक ही हैं और देश है वो भी एक ही रहते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ रहती हैं, क्योंकि हम उसी लैंड पर रहते हैं, वही खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं जो इक्वल कर रहे हैं। तो फिर हमें किसी भी इंसान में भेदभाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपन देखते हैं, अपन ने जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चैप्टर पढ़ा था माई चाइल्डहुड, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पेज नंबर 75। आंसर दीज क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस ईच, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको 1 और 2 सेंटेंस में उनके आंसर लिखने हैं। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, यानी कि अब्दुल कलाम जी का घर कहाँ था, तो अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्की स्ट्रीट इन रामेश्वरम, यानी कि रामेश्वरम में एक मॉस्की स्ट्रीट थी, वहाँ पर अब्दुल कलाम जी का घर था। वॉट डू यू थिंक दिनामानी इज़ द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न ऑफ योर आंसर। अब आपको बताना है कि दिनामानी क्या था, तो दिनामानी इज़ अ न्यूज़पेपर नेम, यानी कि वो न्यूज़पेपर का नाम था और वो न्यूज़पेपर का नाम तमिल में था, जिसके कारण अब्दुल कलाम जी को जो वॉर होता था, जो द्वितीय विश्व युद्ध की बात हुई थी, उसके बारे में उनको सारी जानकारी मिल जाती थी। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, वॉट डिड दे लेटर बिकम, अब्दुल कलाम जी के स्कूल के फ्रेंड कौन थे और वो बाद में क्या बने, तो अब्दुल कलाम जी के फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड श्री प्रकाशन। उसके बाद जो रामानंद शास्त्री थे उन्होंने पोस्ट किसकी ली थी, अपने पापा जी की, जो उनके पापा जैसे प्राइस्ट थे, पुजारी थे, तो उन्होंने वो ही बन गए थे। दूसरी चीज़ थी जो अरविंदन थे, उनका काम क्या था, उनका काम था कि जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस था उन्होंने वो किया था, और जो शिव प्रकाशन थे उन्होंने क्या किया था, जो रेलवे साउथर्न रेलवे था उसमें अपना काम कर लिया था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी कि अब्दुल कलाम जी ने अपनी फर्स्ट वेज कैसे अर्न करी थी, तो अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर, यानी कि उन्होंने अपने जो कजन की हेल्प करी थी न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके द्वारा उन्होंने अपनी फर्स्ट वेजेस कलेक्ट की थी। हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर, इन व्हाट वे, यानी कि इसके पहले अब्दुल कलाम जी ने कोई मनी अर्न करी थी, तो यस ही अर्न एनी मनी बिफोर, ही यूज टू कलेक्ट टैमरिंड सीड एंड सोल्ड देम इनटू अ प्रोविजन शॉप, यानी कि उन्होंने इमली के बीजों को कलेक्ट करते थे और उनको जाकर कहाँ पर बेच देते थे, कोई प्रोविजन शॉप थी वहाँ पर बेच देते थे। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, यानी कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप उनको शॉर्ट पैराग्राफ में आपको उनके आंसर फाइंड करना है। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने उनके माता पिता और उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था, तो हिज फादर का अपन ने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था कि उनके जो पापा थे बहुत लिबरल थे, ऑनेस्ट थे, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा रिच नहीं थे, फिर भी वो दूसरों की सहायता करते थे। ऐसे ही उनकी जो माँ थी वो क्या करती थी, अब जितने भी उनके परिवार के अलावा जो अन्य मेंबर होते थे उनको फीड कराती थी, यानी कि उनको खाना खिलाती थी। और अब्दुल कलाम जी के बारे में बात की थी, तो अब्दुल कलाम जी का जो जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, और मिडिल क्लास फैमिली में रहते रहते भी उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल करे और स्ट्रगल करने के बाद भी उन्होंने लाइफ में सक्सेस मिली। What characteristics does he say inherit from his parents, यानी कि इसमें बताना है कि अब्दुल कलाम जी को अपने माता पिता से यानी कि विरासत में कौन कौन से गुण मिले थे। तो जो उनके पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे, तो ऑनेस्ट और डिसिप्लिन थे, वो उन्होंने पापा से सीखा था। और जो उनकी मम्मी थी वो गॉड में बहुत फेथ करती थी, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी जो जिनको नीडी पीपल होते थे, तो उन्हें अपने माता पिता से ये सारे गुण मिले थे। डिस्कस दीज क्वेश्चन इन द क्लास विथ योर टीचर एंड देन राइट डाउन इन योर आंसर इन 2 और 3 पैराग्राफ। तो ये आपका होमवर्क है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको खुद से लिख के देखना है कि आप लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, उसके बाद आप इनको चेक कराइए। अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड अब्दुल कलाम वेंट टू लिव रामेश्वरम, यानी कि अब्दुल कलाम जो थे वो रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे, फॉर स्टडी, यानी कि उनको और भी हाईली एजुकेटेड होना था, इसीलिए वो रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम जाना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, यानी कि उन्होंने उनके पापा से क्या कहा था, तो हिज फादर सेड
आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, यानी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा बढ़ना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्योंकि उन्होंने एक बर्ड का एग्जाम्पल दिया था कि जो सीगल होती है वो भी अपने घोंसले को छोड़कर ही उड़ती है, ऐसे ही तुम्हें भी मैं जानता हूँ ग्रो करना है, इसीलिए तुम जा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन, व्हाट डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड, यानी कि अब उसने इन सब को क्यों कहा था कि उसने उनकी माँ से कहा था कि ये तुमने इनको पैदा तो किया है बट ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इनके खुद के अपने विचार हैं। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अब्दुल कलाम जी का फ्यूचर सिक्योर करूं, और अब्दुल कलाम जो है उनका बेटा था, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो और वो आगे जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने ऐसा अपनी माँ से कहा था। अब पेज नंबर 76, मैच द फ्रेज इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी। तो ये जो फ्रेज दिए गए हैं उनके आपको कॉलम मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। तो ब्रोक आउट इट मीन्स बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे इन अकॉर्डेंस विथ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल प्रिंसिपल और सिस्टम। अ हेल्पिंग हैंड यानी असिस्टेंस, कुड नॉट स्टमक यानी कि वाज नॉट एबल टू टॉलरेट, यानी कि किसी के पेट में कोई बात ना बचे। जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रीडनेस एंड गिव फ्रीली। फिगर ऑफ अथॉरिटी इट मीन्स पर्सन विथ पावर टू मेक डिसीजन। अब आपका कोड हुआ 541362। इसके बाद बाकी की जो ग्रामर है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अपन ग्रामर का पोर्शन करेंगे। अभी तक आप इतना रीड करिए, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।